मदर शाह साहब और मरहूम ज़रीफ साहब की आवाज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मदर शाह साहब आए, एक तो मैं आप सी तो तू चौधरी का पुत्र मेरी रती कौन जमे है? मैं क्या खट्टा दे चौधरी जी और रखे थे मैं क्या इत्थे करके रख दियो। अपने पैरों की मिट्टी ना छड़ियो मुंडिया। मैं क्या तुसी मिट्टी की गल करदे, मैं 3 ट्रालियां गन्ने दी छड्ड आया जी। ऐसी मदर शाह ते मरहूम ज़रीफ साहब ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਗਈ ਏ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸੋਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ 7 ਵੇਲੇ। ਮਰਹੂਮ ज़रीफ साहब हीर रांझा ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਹੂਮ ज़रीफ साहब ਆਏ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ। मैं क्या मिस डैडी कितने ने तेरे मम्मी डैडी? मैं क्या हीर जी उनका थोड़े थले सी इंज लगते हैं जिवें हांडी लगती। मैं सैदा खेड़ा वो कि सैदा चूड़ा नहीं। मैं तो सुने सी जोगी बड़ी करनी वाला पर ये बड़ी भरनी वाला निकलिया। हीर दे नाल मशीर नूं भी लै गया। मैं क्या हीर जी असी तुहानूं 100 तोले सोना पाता, तुसीं आंदे साल ही सानूं वक्त पाता। वेल डन। परवेज साहब, पाकिस्तान में एकेडमी कितनी ज़रूरी है? ये मुझे ऐसा बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप देख लें टेलीविज़न पे भी जो हाल हो रहा है, और थिएटर का तो खैर मैं क्या जिक्र करूं, वो तो ना होने के बराबर ही है। परफॉर्मेंस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, और पता नहीं क्या हो रहा है, वो हमारी तो समझ से बाहर है। आप एक करैक्टर किया करते थे जिसमें आप वो नशा करने वाले शख्स बने हुए हैं, और वो इतना मशहूर और इतना मकबूल हुआ। खासा हुआ था। तो वो आपने कैसे ऑब्जर्व किया? किसी को देखा आपने, वो किरदार देखा, या ओरिजिनल में आपने ये नशा किया था? नहीं, वो ऐसा नहीं था शेख साहब। वो जो इनके पुड़िया बरामद हुई थी उसमें चूरन था, आप वैसे इल्जाम ना लगाएं आप उन पे। उसमें मैं बड़ी मज़े की बात है, मैं वजाहत करता जो हमारे MJ राणा साहब जी, एक खेल था, वो अपने थिएटर में हो रहा था, तो मुझे कह रहे हैं जी यार आप, मैंने कहा मैं तो अलहमरा में कर रहा हूँ। तो वो पहला खेल था जो MJ राणा साहब वहाँ ओपन एयर कर रहे थे कंगले परौने। तो मैंने कहा जी मैं तो वहाँ ऑलरेडी कर रहा हूँ हमारा हॉल 1 में, तो मैं ये नहीं, आप मुझे छोड़ दें। तो रोल भी उसमें मेरे मतलब का कोई था नहीं, मैं वो दोस्ती मोहब्बत वो बहुत प्यार करते थे, एक एंट्री करो और करके चले जाओ। तो वो मैंने कहा इसमें एक नशई का बना के एक एंट्री करके तो निकल जाऊँगा, अल्लाह खैर रहमत करे, अलबेला मरहूम वो थे इस टाइप। तब था क्या कि मेरा जिस्म तो ऐसे ही शुरू से ना कभी स्लिम हुआ ना कभी बहुत ज़्यादा मोटा हुआ, तो वो तब भी मेरी फिजीक ऐसी थी कि वो नशेई लगता नहीं है कि नशे करने वाले ऐसे तो होते नहीं, तो बहुत वीक होते हैं। उसको कवर करने के लिए ऊट पटांग बातों का सहारा लिया मैंने कि बात कर कुछ रहा है, चला कहीं और गया है, मिल नहीं रही, एक बात दूसरे से मिल नहीं रही, तो उसका सहारा लिया, वो लाइक हो गया, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अब वो इंटर हुआ तो शोर शुरू हो गया, फिर मुझे वहाँ से छुड़वा लिया उन्होंने अलहमरा से ना, जी आप यही करें। तो इस तरह करके वो बड़ा पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर हुआ था। रिजवी साहब, आपने इतना टेलीविज़न किया, ज़ुबान पे, उर्दू ज़ुबान पे भी आपको अबूर हासिल है, बल्कि आपकी उर्दू तो कम लोगों को समझ आती। आप बताइए कि जो अकेडमियाँ हैं उसमें क्या जो आने वाले लोग हैं उनको उस तरह से सिखाया जाता है, या सिखाने वाले वैसे हैं? आपका बुनियादी सवाल ही इतना अच्छा है। मुझे ये सारे, जब ये परवेज़ रज़ा साहब बात कर रहे थे तो मंज़र घूम रहे थे कि हम लोगों ने अपने सीनियर्स को देख के सीखा है, और इतना हमें खप्त होता था, जुनून होता था सीखने का कि हम इनकी रिहर्सल देखते थे, इनके करैक्टर्स देखते थे। जब इतनी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, ना एकेडमी होती थी जो बुनियादी ज़रूरत है यहाँ की, तो वो तो थी ही नहीं। तो मैं आपको एक बात इस हवाले से बताना चाहता हूँ कि कमाल अहमद रिजवी हमारे आइडियल होते थे, हमारे सीनियर। क्या बात? तो ये अमूमन हंस पड़ते हैं इस पर कि मैंने तो एज ए चाइल्ड स्टार ज्वाइन किया
तो मैं यानी बच्चा था, तो उस वक्त ये सारे सीनियर्स थे। इनके हंसने की वजह क्या है? नहीं मैं बता ये हालांकि ये खुद भी चाइल्ड स्टार ही इन्होंने ज्वाइन किया था। ये बता रहे हैं कमाल अहमद रिजवी साहब, वो कमाल अहमद रिजवी साहब भी इनसे सीखते रहे हैं। ये माशाल्लाह खासा इनका वसी तजुर्बा। ये तो खैर अजराए तफन्नुन बात कर रहे हैं, बात वाकई सीरियस है। कमाल अहमद रिजवी साहब तो चले गए थे, फिर यहाँ से पिंडी रहे, कराची रहे, तो एक बार वो लाहौर सेटल होने आए तो उन्होंने सोचा कि अपने थिएटर के प्लेस करूं। तो वो टीवी के लिए उन्होंने एक ड्रामा, उन्होंने बड़ा मशहूर ड्रामा था बीवी का सवाल है बाबा, उसमें मुझे भी कास्ट किया। तो उनके घर में ही रिहर्सल हमने की थी 3-4 दिन, फिर वो रिकॉर्ड हुआ। तो वहाँ मैंने गपशप हो रही थी, तो मैंने कहा कमाल साहब हम तो आप लोगों को छुप छुप कर देखते थे और हम एक्टिंग सीखने की कोशिश करते थे। तो वो हंसने लगे, कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा जी आप तो अपनी रिहर्सल में आउटसाइडर को घुसने ही नहीं देते थे, यानी उनकी कास्ट के अलावा फालतू बंदा कोई भी नहीं होता था, कोई भी हो। तो हम वो पीछे अलहमरा छोटा हाल का छोटा दरवाज़ा खोल के, चौकीदार खोल देता था, उसे हम रिश्वत खिलाते थे, पैटीज वगैरह चाय वाय पिला दी। तो अंदर पीछे सीटों पे बैठ के ना हम बच्चे सब इन्हें वॉच करते थे, सीनियर्स को। तो कमाल साहब स्टेज पर रिहर्सल कर रहे होते थे छोटे हॉल में, तो बाज़ औक़ात एकदम वो उन्हें खुसर खुसर की पीछे से आवाज़ आती, तो यूँ छज्जा बना के लाइट से कहते ये पीछे कौन बैठा है। तो हम डर के, मैंने कहा कमाल साहब भाग जाते। तो बहुत एंजॉय किया कमाल साहब ने। तो हमने ये परवेज़ रज़ा, मुजाहिद साहब, ये सारे लोग जो हैं, हमने इस तरह इन लोगों को देख के सीखा है, या हमें जो सबक मिला। जावेद साहब सॉरी, माजरत के साथ मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ और संजीदगी के साथ, फिर आप मुजाहिद साहब की तरफ बढ़िएगा। ये जिनका नाम ले रहे हैं कमाल अहमद रिजवी, ठीक है, हम इंस्पिरेशन थी सबसे लेते थे हम, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग का ताल्लुक है, हम सब सेल्फ मेड है, खुद ही। तो वरना जिसका कमाल अहमद रिजवी साहब की आज तक तो कोई मुझे साबित कर दे किसी एक्टर ने उनकी कॉपी की हो, या वो स्कूल अपनाया हो कहीं थिएटर पे, कहीं टेलीविजन पे, मेरा ख्याल है एक बंदा भी नहीं होगा, मैं अगर गलत नहीं कह रहा था। हाँ नहीं, बहुत इंस्पिरेशन जरूर थी हमारे सीनियर्स से, हम लेते रहे हैं। डायरेक्टर वो लाजवाब, वो बना नहीं सके, मुसल्लत हम नहीं कर सके कि वो जैसे बोलते हम भी बोले, भाई हम क्यों बोले। हाँ, हमारा अपना तरीकाकार है, हमारा जो फ्लेवर था वो हम लोगों ने अलग से खुद बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं। जाहिद अब्बास साहब, आपने थिएटर पे भी किया काम, टेलीविज़न पे भी किया। आपकी सलाहियतों के बारे में ये कहा जाता है कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं। वो बात कौन सी है जो बहुत अच्छी है? लोग कहते हैं बहुत अच्छी करता हूँ और बहुत कम करता हूँ, ये भी बात। तो क्या मतलब कैसी बात होती है कि थिएटर पे तो अच्छी बात होती है? ये तो भाईजान मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो नेचुरल होती है। आप कुछ बात करेंगे या कोई माहौल होगा उसमें, ये एक होती है इंग्लिश में कहते हैं विट, इससे मिजाह, हाँ, रगे ज़राफ़त, हाँ, ये कुदरती होती है। ना इसकी कोई टाइमिंग होती है, ना मौका होता है, जो हो रहा हो इर्द गिर्द आपके वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा, टेलीविज़न का और थिएटर का फनकार, उसका मजाज अलग अलग होता है कि कर सकते हैं जो दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपके चारों का रेडियो, टीवी, स्टेज, फिल्म सब करें। तो अब जो थिएटर हो रहा है वो किस तरह का है? थिएटर तो नहीं कह सकते ना, इसमें तमाशा कह सकते हैं, तमाशा हो रहा है। बल्कि अमानुल्लाह खुद, जिसने ये तमाशा शुरू किया, वो खुद स्टेज पे कहा करता था अक्सर, और चलो यार कोई नहीं, तमाशा तमुशा रौनक मेला छड़ो गलना। वो तो वो इसको संजीदगी में लेता ही नहीं था, वो कहता था रौनक मेला तमाशा है। बस जब आपने काम शुरू किया थिएटर पे, तब किस तरह का थिएटर होता था और आपका आगाज कैसा, और किस तरह की कॉमेडी आप कैसे करते थे? प्रॉपर थिएटर होता था, लिखा हुआ आता था, उसको याद करना होता था, उसकी टोनिंग, उसकी स्ट्रेसेस, पाजेस, उसके लहजे, उसका एक हर्फ जो है ना, हर चीज डायरेक्टर बताता था। जुगत जो जिसे जुगत कहा जाता है, वो भी शामिल होता है। जुगत एक और चीज, जुगत तो कॉमेडी के लिए जुगत जरूरी नहीं है। कॉमेडी तो किरदार कॉमेडी होता है, सिचुएशन कॉमेडी होती है, लैंग्वेज कॉमेडी होती है, हरकत कॉमेडी होती है। बिल्कुल, ये जुगत तो है, ये तो जुगत है भांड का काम, भांड जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ ना सिचुएशन चाहिए, ना कैरेक्टर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए,
न प्रॉप्स चाहिए, उसने जुगत करनी है। उसको ड्रामे से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में जब आप काम करते थे तो बहुत अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी कौन कौन लोग किया करते थे? जमील बिस्मिल, खालिद अब्बास डार साहब, इरफान कुरसट साहब, सब करते थे। कमाल अहमद रिजवी साहब ज़बरदस्त सिचुएशनल कॉमेडी का। अतर शाह खान के सारे ड्रामे, हाँ साहब, अतर शाह खान, क्या बात है, सारी सिचुएशनल कॉमेडी, कैरेक्टर्स की, वो ड्रामे वेरिएशन कैरेक्टर्स की। अच्छा मुजाहिद साहब, अब ये भी तो हो गया है कि जो स्टेज पे जुगत करने वाले हैं वो मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम भी करते हैं और बड़ी उनको पजीराई मिलती है, बल्कि आप भी करते रहे हैं प्रोग्राम, तो मज़ाकरात किया शुरू मैंने, उसमें भी हमने कोई जुगते तो नहीं की कभी, मैंने तो कभी नहीं ऐसा किया। सिचुएशनल फिक्रा होता है, आपकी किरदार के मुताबिक, आपके अमाल के मुताबिक कोई फिक्रा भी हो सकता है, स्टाइल जिसे कहते हैं, वो कॉमेडी होती है। ये जुगत करना के फलाना ऐसे तो फलाना। मैं शहबाज शरीफ साहब थे सीएम, तब भी मैंने बड़ी सख्त बातें की थी कि गवर्नमेंट ये जो जनरेट कर रही है ना पैसा और नई नस्ल के मुंह में जा रहा है थ्रू थिएटर बेहूदगी का पैसा, तो कौम भी तो वैसी बनेगी ना फिर। हाँ, तो ये फिल फौर बंद कर देना चाहिए। क्या? डांस। ये बेहूदगी जो हो रही है, डांस बंद हो जाए। अब ये कि जी इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा डिसेंट हो जाए, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए, क्लासिकल हो जाए, थोड़ा सब झूठ है, हो ही नहीं सकता। फौरन बंद कर दें, टोटल डांस बंद कर दें, थिएटर ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक ये भी तो लोगों की राय है, बल्कि आपके फनकारों की ही राय है, साथी जो आपके, कि इसके लिए एक अलग थिएटर बने। नहीं, होना ही नहीं चाहिए। नो, क्यों अलग होना चाहिए? ये नाइट क्लब्स बने हुए हैं। यानी जिसने बदतमीजी सीखनी हो वहाँ चला जाए, जिसने तमीज सीखना हो जाए। नहीं, तभी आप सिखाएं तमीज। नहीं, आप ये देखिए कि हम ये जो फैमिली ड्रामा था, हम लोग सारे लोग करते थे, और अलहमरा जो 750 सीट्स का हॉल है, हॉल 1, वहाँ शो टाइम से पहले टिकट हाउस फुल हो जाता था, लोग सिफारिशों से तो वहाँ टिकट लेते थे, और फैमिलीज आती थी, 50 to 60% लेडीज बैठी होती थी हॉल में। अब ये जो थिएटर हो रहा है, इसमें कोई 70s और 80s की बात कर रहे हैं। हाँ, हिलेरियस कॉमेडी होती है, हिलेरियस कॉमेडी, और ऐसा लोग दीवाने थे उस थिएटर के कि आपको तो शायद याद हो, तो ये थिएटर होता था लाहौर में, जो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता चला गया। पहले वो ये सारा जुगत आई उसमें, उससे सारा एडलिबिंग ये शुरू हुई, फलाना फलाना, उसके बाद फिर ये डांसेस ने तो बिल्कुल आखिरी, जिस तरह ताबूत में आखिरी कील होता है वो ठोक दी जाती है। लेकिन मेरा आप तीनों से एक सवाल है कि आपके जो नए काम करने वाले फनकार हैं वो ये कहते हैं कि उनके सीनियर यानी कि आप उन पे बिला वजह तनकीद करते हैं, वो उसकी वजह एक माजरत के साथ वो ये कहते हैं कि आप लोगों के पास काम नहीं है तो इसलिए आप तनकीद करते हैं। हमने काम कर लिया, अब कितना करना है हमने, मतलब 69 से लेके मैं शुरू हूँ, ये 52 ईयर्स तो मुझे हो गए हैं, अब मैंने और कितना काम करना है? ये तो गिला उनका बनते नहीं है, हमें तो काम की ज़रूरत ही नहीं है, हमने कर लिया जितना करना। तो परवेज साहब आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो वही बात करूंगा, डांस फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। मेरी गुजारिश है हुकाम बाला से भी कि ये गंद को बंद किया जाए, माशरे को सुधरने का मौका दिए। ये आजकल एक इशू चल रहा है ना कि वो फलां जगह क्या हो रहा है, फलां जगह क्या हो रहा है, वहाँ लड़की के साथ खुदा न खास्ता क्या हुआ है, ये ग्रेटर इकबाल में क्या, ये सब, ये थिएटर कसूरवार है, कोई नहीं है। ये जहन में मैं ओपन कहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन वहाँ से आती है, वहाँ से लेके निकलते हैं, और जो कुछ हो रहा है थिएटर पे आपको पता ही है। नहीं, लेकिन इसका कसूरवार कौन है? देखें, सरकारी इदारे प्राइवेट थिएटर को भी मॉनिटर जी, सरकार ही है, सरकार ही है कसूरवार, और कौन हो सकता है? अदारे कौन से है? सरकार के जी अंडर है, तो वही कसूरवार हुए ना, उनको नजर नहीं आ रहा? तो सरकारी थिएटरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मुजाहिद साहब ये देखिए ना कि अगर रेलवे का कोई हादसा होता है रेल का, तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर जाता है, तो ये गवर्नमेंट की छतरी तले ये सब कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं, गवर्नमेंट को क्या ये सब पता है, रिकॉर्डेड है सारा, डांसेस कुछ धक्का छुपा तो नहीं है। कम से कम वाकई डांसेस जो है वो बैन किए जा सकते हैं। सिर्फ डांस बंद हो जाए थिएटर ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप ये बताएं, जब से ये गंद शुरू हुआ है, कोई एक ड्रामा जो वीडियो पे हिट हुआ, कोई एक बता दें, उससे पहले के ये सारे बिल्कुल, तो क्या फायदा यार, ये क्या क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं। बहरहाल सॉरी, मैं तो इस पर क्या बात करूँगा, इससे ज्यादा और क्या सही कह रहे हैं। जब देखने वाला ये सोच के आता है कि वहाँ जाऊँगा वहाँ 6 डांस होंगे,
तो वो डांस के इर्द गिर्द की चीज़ें सोचेगा ना। जो हरकतें डांस में होती हैं वो हरकतें उस बातों की शक्ल में सुनना चाहता है, तो इर्द गिर्द लड़के खड़े होते हैं, उससे फिर वो सिचुएशन की डिमांड नहीं करेगा। अंधेरा उजाला जो वो बहुत किए हैं मैंने, नेगेटिव रोल ज़्यादातर मैंने किए हैं उसमें। तो एक वो उनकी कोशिश होती थी कि जो आर्टिस्ट आए नेगेटिव रोल में, तो वाइंड अप पे कभी साहब के सामने वो लेके आते थे, तो उन्होंने बताना ये और जाफर हुसैन ले जाओ ले जाओ ले। तो जब वो टर्न लेते थे तो वो मारते थे पीछे से, और क्या आगे लोग जोर से, और सचमुच सही मारते थे। अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं कि वहाँ भी कुछ हो सकता है। फिरदौस जमाल मैं खड़े हैं, तो वो उसी तरह जाफर हुसैन साहब उठे हैं, टेबल पे घूमते पास आए हैं और आके मेरा गिरेबान पकड़ा और थाड़ मारी मेरे मुंह पे, तो मेरा कान बंद हो गया, इतने जोर से मारा। तो हंसते हंसते कहते एक काबू ही इत्थे है, उत्थे टीवी ते काबू नहीं सी आंदा। जाहिर साहब आपने बड़ा मशहूर ड्रामा किया ख्वाहिश टीवी पे, कोडू के साथ, कोडू साहब के साथ, सुहेल असगर साहब थे, कोडू साहब, वो हमारे एक सर्कस का एक पोर्शन। उस दौर की कोई मजे की बात उसमें कोडू ही है। सबसे मजे की बात कुछ कोई याद ऐसी हो जो आप। वो एक ख्वाहिश बड़ा अच्छा ड्रामा था। वो मेरा ख्याल जाती, वो ख्वाहिश जो टीवी की सीरियल थी राशिद डार साहब की, वो ऐसी थी कि उसमें इतने कैरेक्टर थे, वो किसी सीरियल में इतने पॉपुलर कैरेक्टर मैंने नहीं देखे। उसमें निसार कादरी का इतना जबरदस्त रोल, उसमें सुहेल असगर का नहीं, माचिस होगी नहीं, उसमें फकीरों का गुरु बना हुआ था, बड़ी हस्की सी आवाज के साथ, बिल्कुल। फिर उसमें आबद अली का बहुत अच्छा रोल था, फिर उसमें रानी बेगम का बहुत अच्छा रोल था, और भी 2-4 उसमें मेरा ख्याल 20 के रोल इतने जबरदस्त इकट्ठे हो गए तो सब सीरियल में कभी इकट्ठे नहीं। फिर उसमें और उसमें फिर ये सब होता रहा। एक वो था अंधेरा उजाला, जो वो बहुत किए हैं, तो उसमें सीरीज मजे की मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे बहुत प्यारे दोस्त चले गए दुनिया से, अल्लाह करी के रहमत करे, जमील फखरी। अब एक वाइंड अप का सीन होता है, जाहिर है वो एक तो पुलिस थी, वो स्टाफ था, वही मेन थे ना, बाकी तो हम तो आते जाते थे कैरेक्टर्स, नेगेटिव रोल ज़्यादातर मैंने किए हैं उसमें। तो एक वो उनकी कोशिश होती थी कि जो आर्टिस्ट आए नेगेटिव रोल में, तो वाइंड अप पे कभी साहब के सामने वो लेके आते थे, तो उन्होंने बताना ये और जाफर हुसैन ले जाओ ले जाओ ले। तो जब वो टर्न लेते थे तो वो मारते थे पीछे से, और क्या आगे लोग और जोर से, और सचमुच सही मारते थे। मैंने जितने प्ले किए हैं मैंने नहीं खाई उनसे, मुझे पता था ना ये टर्न लिया मैं तेजी से निकलता था। अब उनको बड़ा गुस्सा था इस चीज़ पे कि यार ये क्यों नहीं काबू आता। कवि साहब और सारे आर्टिस्ट हंसते थे कि यार ये खूब चलाकी से बचता है, ये इसको नहीं मारते। अब उनके जहन में था, ये फिल्म शुरू हो गई, इरफान साहब ने शुरू कर दी, डायरेक्ट हवलदार। अब मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं कि वहाँ भी कुछ हो सकता है। फिरदौस जमाल मैं खड़े हैं, थाने का सीन है, पुलिस अरेस्ट करके हमें लाई है, तो वो उसी तरह जाफर हुसैन साहब उठे हैं, टेबल पे घूमते पास आए हैं और आके मेरा गिरेबान पकड़ा और थाड़ मारी मेरे मुंह पे। पता ही नहीं था कि ये मारेगी भी। तो मेरा कान बंद हो गया, इतने जोर से मारा, फायर में चला गया। मैंने कहा जी मैंने नहीं काम वाम करना। अब वो जमीन साहब लकड़ी करे मत करे, हंसे जा रहे हैं, जोर जोर से हंसे जा रहे हैं। और फिर इरफान साहब ने और बाकी दोस्तों ने कहा यार वो बहुत ज़्यादा लगी है, तो उसका तो कान बंद हो गया यार, ये आप तरह थोड़ी करते हैं। तो हंसते हंसते कहते हैं एक काबू ही इत्थे है, उत्थे टीवी ते काबू नहीं सी आंदा। खैर बाद में सॉरी बोरी ये वो जो होता है, प्यार भी बड़ा करते थे। तो वो डॉक्टर पे लेके गए मुझे खुद ही, उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, कितने दिन कान बंद रहा है, इतने जोर से मारा। तो रिजवी साहब आपका भी कोई ऐसा वाकया होगा कि कान खुल गया हो या बंद हुआ हो कुछ? ज़हन खुल गया। बड़े थिएटर की भी बड़ी बदहवासियाँ हैं और टीवी पे भी इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात हैं। बहरहाल मुझे एकदम जो फ़ौरन याद आ रहा है, एक ड्रामा हम कर रहे थे दिसंबर 65,
1965 की जंग की बैकग्राउंड में, जंग अभी सितंबर में हुई थी, तो दिसंबर में हमने अलहमरा में ड्रामा किया था, जाग उठा है वतन। उसमें एक सिचुएशन थी, टीवी का हमारे प्यारे दोस्त शौकत ज़ैनुल आबिदीन, बड़े मशहूर प्रोड्यूसर थे, वो भी उसमें एक रोल कर रहे थे। शौकत मेरा बचपन का दोस्त और मोहल्लेदार, बराबर घर थे हमारे, वो बचपन के हम दोस्त भी थे। खैर, उसमें शौकत दाढ़ी लगा के एक रोल कर रहा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इंडियन आर्मी ने वो कैप्चर कर लिया गांव जहां ये रहते हैं हीरो वगैरह, तो वहाँ ये बाप का रोल कर रहे थे। तो वहाँ आके वो जो मेजर है अपने वो सिपाही से कहता है एक सिचुएशन में कि अनंत लाल बुढ़े, उसका मुंह बंद किया होता है शौकत का रुमाल डाल के, तो वो कहता है अनंत लाल बुढ़े का मुंह खोल दो। तो अनंत लाल जो है वो बड़ा हीरो टाइप बना हुआ होता था, वो जब रुमाल खींचने लगता है, रुमाल की जगह उसके हाथ में दाढ़ी आ जाती है, वो दाढ़ी आ जाती है। और अब पब्लिक जो है मतलब हैरान, वो समझे पता नहीं क्या सिचुएशन है, कोई जासूस है क्या है, पब्लिक ये समझ रही है। और इन्होंने शौकत तो ऐसा कि मेरे क्या हो गया, बिल्कुल इज्जत ख़त्म हो गई। और वो अनंत लाल बड़े आराम से वो दाढ़ी हाथ में पकड़ के रुमाल पकड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, इतने में कर्टन वर्टन हो गया फ़ौरन, और सब हंसते हुए बाहर आए, कैरेक्टर भी, ये भी। तो वो कहता है, वही सिपाही जो बना था, कि असली साहब क्या हुआ क्या हुआ? वो कहने लगे यार तुमने शौकत की दाढ़ी उतार ली। उसे तब पता चला ये इस तरह की। जब 1965 की जंग हुई तब आप जिंदा सर मैं जिंदा था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उस वक्त हम लोग मरी में ड्रामा करने गए हुए थे। वो पाकिस्तान में बच्चों का पहला ड्रामा शुमार होता है, तेरे ही बच्चे तेरे ही वाले, जो जनवरी 65 में अलहमरा में हुआ था। फिर अगस्त में हमने वहाँ किया कस्टम हाउस में, यहाँ लाहौर में एक थिएटर हॉल था कस्टम हाउस में, वहाँ किया था। फिर सितंबर में हम मरी वो ड्रामा करने गए थे, अजीज़ अस्सी साहब। तो हम बच्चों की सारी टीम थी, तो उसी में पता चला 6 सितंबर को कि जी जंग छिड़ गई है। हम माल रोड पे घूम रहे थे, तो पता चला, खैर वो एकदम खलबली मच गई। वहाँ से फिर आए सब, पता चला तो हम लोग खौफ से बुरी हालत हमारी, और वहाँ से फिर हमने कहा कि जी रो रहे कई बच्चे, तो हमें वापस लाहौर पहुँचाए। अच्छा, सितंबर की जंग से मैं आपको बताऊँ, मैंने 71 की जंग लड़ी हुई है। अच्छा जी सर। वो कैसे? घर में मैंने 60 अपने घर में, पाकिस्तान अपना घर ही है, पाकिस्तान अपना घर में। 69 में मैंने स्टेज अलहमरा में पहला ड्रामा किया, आज आका वारिस शाह ने। 69 सितंबर 69। 70 में याया खान ने एक नेशनल सर्विस शुरू की। उसने कॉलेजेस के लड़के इकट्ठे करके एक यूनिट बनाया, 31st FF रेजिमेंट। ठीक है। उसको बकायदा ट्रेनिंग दी आर्मी की पूरी। और एक साल हमारे 70 में हम गए, और 71 की जंग लड़ के मैं वापस आया। ये फाजिल का सेक्टर पे बिल्कुल दरिया सतलुज के बीच में हमने वो जंग लड़ी हुई, मैंने खुद। मेरे पास 1A3 होती थी, MG 1A3, जिसको 2 फायरर होते हैं, एक मैं था नंबर 1, तो एक 2 नंबर मेरा था। अच्छा, बकायदा ट्रेनिंग ली? ट्रेनिंग ली, बकायदा जंग लड़ी फ्रंट पे, फर्स्ट लाइन पे, यानी दरिया सतलुज जो था उसकी परली तरफ इंडिया, बुतियाँ हमारे सामने से गुजरती हैं, क्रॉसिंग जो होती है। रात को हम दरिया के अंदर चले जाते थे, यानी सर्दियाँ थी ना, तो दरिया का पानी कम होता है। दिन में हम किनारे पे आ जाते थे ऊपर, और रात जैसे सूरज ढलता था तो बिल्कुल पानी के पास। ये जंग दिसंबर की हमने वहाँ लड़ी। ये दिलेरी देखे ना माशाल्लाह, और मैं बच गया, और अभी तक देखे। लड़े इस जमाने में नहीं, अब तो खैर चलते चलते गिर भी जाते हैं। तो ये वक्त की बात होती है। लेकिन ये मैं यानी आज के बाद इनकी मजीद इज्जत करूंगा, ये मुल्क और कौम के लिए ये मैं जज्बा, मुजाहिद नहीं, गाजी भी हूँ, मुजाहिद, बकायदा। ये नाम ही माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वाह वाह वाह। ये जनाब क्या कहने। रिजवी साहब, आपने बड़े किरदारों में जो है बहुत मशहूर हुए, लेकिन आपने शायर भी बने हैं बहुत से ड्रामों में। कोई शेर वगैरह हमें सुना? वो एक ड्रामा था, वो मुस्कुराहट, राशिद डार साहब का था सीरियल।
उसमें एक बड़ा मज़ेदार सा रोल, सलीम चिश्ती साहब राइटर हमारे बड़े ज़बरदस्त थे, तो उन्होंने वो लिखा था सीरियल। तो उसमें मुझे जब उन्होंने कास्ट किया तो कहने लगे कि यार इसमें मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा मिसरा पढ़ो कि जो तकिया कलाम तो नहीं करना चाहिए लेकिन वो गुनगुनाता रहता है ना जैसे, तो वो करो। कौन सा होना चाहिए? होते 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 वो कभी मैं कोई सजेस्ट करूं। देखे ना पहले हमारे डिस्कशन जिस तरह होती थी, प्रोड्यूसर इतनी अहमियत देता था एक्टर को, और एक्टर तो देता ही था प्रोड्यूसर को अहमियत। तो वो कहते मैंने 2-4 हुआ, फिर बहरहाल एक फाइनल हुआ मिसरा, वो था कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वाह। और वो बहुत अच्छा शेर है कि पूरा जो है शेर वो ये है, पहला मिसरा ये है कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो वो फिर बड़ा अच्छा गया वो सीरियल भी, और रोल भी अल्लाह ने इज्जत दी। तो रिजवी साहब, शायरी से तो आपका लगाव था, मोहब्बत से भी लगाव रहा? नहीं, जितना सोच रहे हैं ना नहीं, दूर दूर तक नहीं रहा मेरा। नहीं, मेरा ख्याल है जितना सोच रहे हैं ज्यादा रहा। ज्यादा मैं गिन रहा था। खैर बहरहाल अब इनका जवाब देना था इसलिए कह रहा हूँ। बहरहाल कहना चाहिए मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि समझ गया जी। अच्छा, और कि एक मोहब्बत काफ़ी है, एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफी है। होए 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 क्या एक ही मोहब्बत जो है ना वो ही इंसान के लिए काफ़ी, बाकी उम्र और या यूँ कह लें अब गुफ्तगू को लाइट करने के लिए और इन दोनों के दरमियान में फंसा बैठा हूँ कि एक अदद मुआशका अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई उम्र की हदबंदी भी है कि किसी उम्र में भी हो? उम्र में हाँ, किसी मोहब्बत बार बार हो में हदबंदी नहीं, तुकबंदी होती है। तुकबंदी जो हो जाए बाहर थोड़ी हो जाए, मोहब्बत कभी भी और बार बार हो सकती है, उसकी कोई कैद नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, आप तो कराची भी ज़्यादा जाते हैं, अब ज़्यादा आर्टिस्टों का वहाँ पे काम ज़्यादा जी, मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया और बड़ा अच्छा काम किया है वहाँ। अच्छा, एक चीज़ वहाँ वो ये है कि काम हो रहा है। हमें आदत पड़ी हुई थी कि गेटअप्स करने, रोल बनाना, कुछ इस तरह करके ना, तो वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। मतलब एज इट इज़ आप आए हैं तो वहाँ जी हाँ जो मर्जी है बन जाएंगे, ये बस ठीक है ऐसे ऐसे। मैंने फिर अपनी दाढ़ी 2-3 मूंछें 5-7 गाम, ये सारी चीज़ें अपनी रखी हुई थी सारी। फिर मैं जहाँ जाना नया काम, तो पता चलना जी ये कैरेक्टर है तो डायरेक्टर से बात करनी चाहिए है, तो मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं ये कर लूँ, कोई मुझे मेकअप मैन नहीं चाहिए, मैं खुद करूँगा। हाँ करो। और जब करके आता तो सारे खुश होते थे, यार वाह क्या रोल। यानी जितने कैरेक्टर मैंने वहाँ किए वो डिफरेंट किए हैं सारे। थिएटर पे अब कोई है सिचुएशनल कॉमेडी करने वाला? कोई भी नहीं है ही, अब तो होगा भी नहीं, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है ना। भी नहीं है, और ये क्रिएशन के लिए टाइम तो चाहिए नहीं। अच्छा, एक तो आजकल ना राइटर के पास है ना डायरेक्टर के पास है, और एक्टर के पास तो है ही नहीं। सॉरी मुजाहिद साहब, एक मैं बाद में अक्सर एक बात किया करता हूँ, आप हैरान होंगे। मैंने 12 टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज़ में भी ये बात की और सब हैरान होते हैं, यार ये आप बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तानी थिएटर पे जितना टैलेंट है इस वक्त, जितना टैलेंट है पूरी दुनिया में इतना टैलेंट नहीं है। ये सही बात। अब कहते यार ये आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ यार आगे भी तो पूछो ना, मिसयूज हो रहा है। हाँ, ये नहीं, मैंने कहा मुझे दे दे, यही आर्टिस्ट मुझे दे दे, एक गंदी बात नहीं करेंगे, कोई माँ बहन की तस्दीक नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं होगा, यही आर्टिस्ट होंगे, सिचुएशन के मुताबिक खेलेंगे, क्लैप्स भी आएंगी, लाफ्टर भी आएंगे, लोग एंजॉय भी करेंगे, मैं जिम्मेदार हूँ, घटिया बात कोई नहीं होगी, आर्टिस्ट यही होंगे। बहुत टैलेंटेड हैं ये लोग, बहुत टैलेंटेड हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो है टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड। लेकिन है तो फौरन तैयार कर, लेकिन रविश चल रही है वो उसी तरफ, पैसे मिलते हैं उस काम के, पूछने वाला कोई चेक है ही कोई नहीं। आज जब ड्रामा चलता है, शुरू होता है, अभी 2 बंदे ही हॉल में एंटर होते हैं तो पहली बात आती है, ओए चल आ जाओ, तो ऐसे लगता है पता नहीं हॉल में कोई लड़ाई हो गई।
अच्छा, सुना जब ये लोग उमर शरीफ या मोइन अख्तर जब इन्होंने लाहौर आके ड्रामा करना तो सिर्फ ये आवाज़ देते थे स्टेज पे तो क्लैप शुरू हो जाती थी। मुझे याद है कि मैं प्ले कर रहा था मेरा लाल दुपट्टा, तो उमर शरीफ साहब कराची से लेट हो गए। हाँ। तो एक दिन शो कैंसिल करना पड़ गया। फिर दूसरे दिन इतवार थी। मैं उस वक्त, मुझे प्रोड्यूसर मैडम नहीं था, उन्होंने कहा बुकिंग पे ज़रा देखना क्या हालात। हाउस पैक हो गया। हाँ। लेकिन उमर शरीफ साहब आए नहीं। तो हम छुप गए। हमने कहा अगर वो ना आए तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। बाहर हमें किसी ने आकर जी उमर साहब की गाड़ी आ गई, वो आ गई। वाह। तो अंदर सब के ऐसे हुआ जैसे कोई बहुत बड़े नागहानी हादसे से बच गए। तो सिर्फ उमर साहब ने अंदर जाते ही तेजी से जो कहा कोई है, तो लोग खड़े हो गए। ऐसा मैंने अरूज बहुत कम लोगों को देखा। कैसर साहब बनने तो आप एक्टर ही आए होंगे? नहीं, एक्टर नहीं। मैं शुरू में मेरा ये था कि मैं या कोई इंजीनियर बनूं बहुत बड़ा, या मैं कोई डायरेक्टर बनूं ऐसा कि एक नई चीज़ पेश करूं टेक्निकली। अच्छा। लेकिन इंजीनियर तो ना बन सका, लेकिन मैं डायरेक्टर बन गया। ड्रामा डायरेक्टर बन गया। किन किन लोगों के साथ आपने काम किया और कितना वक्त गुजर गया स्टेज पर और टेलीविज़न पर? टीवी तो मैंने बहुत कम किया। एज ए अदाकार मैंने उसमें कुछ प्ले किए। तो थिएटर तो मैंने इतना किया कि थिएटर पे अब मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मैं कोई थिएटर को और कोई ऐसा कर सकूं। मेरे उस्ताद नज़ीर जैगम साहब, जिन्हें बाबा स्टेज का ख़िताब मिला, वो मेरे पहले उस्ताद थे। पहला ड्रामा लाहौर में किया मस्ताना साहब ने। हाँ। तो मैंने उसमें पहली बार कौमी तराने का आगाज़ किया। उस वक्त थिएटर पे कौमी तराना नहीं होता था, ना कोई म्यूज़िक चलता था। अच्छा। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नहीं होते थे, क्योंकि किसी के पास डेक नहीं होता था। टेप रिकॉर्डर से कोई वायलिन लगा देता था। फिर मैंने आके, मेरा ये टेक्निकली रिकॉर्डिंग का काम बहुत था। फिर मैंने बहुत से छोटे छोटे म्यूज़िक के पीस लाया और बैंग्स और कॉमेडी म्यूज़िक, कॉमेडी के ऊपर, चाल के ऊपर म्यूज़िक, फिर हॉरर म्यूज़िक, ड्रैकुला थीम। ये आपने सारी जिद्दत पैदा बहुत की। कुछ मैंने ये थिएटर को दिया म्यूज़िक। सबसे ज़्यादा मैंने थिएटर को म्यूज़िक दिया। और कौमी तराना जब थिएटर पे आगाज़ में शुरू हुआ, सबसे पहला मैंने किया था। फिर उसके बाद 81 में अलमरा बन गया। फिर ये रूटीन से सारा कुछ चलना शुरू हो गया। कैसर साहब, फनकार कौन कौन से आपके हाथों में आए और परवान चढ़े? अब मैं तो नहीं कहूँगा, अब तो बहुत कई सुपरस्टार बन गए। अब कहूँगा तो वो शायद बुरा माने। बुरा मान जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जिन्होंने सारा काम किया, उनमें हमारे बहुत अच्छे, जिनसे हमारी मोहब्बत बढ़ी है, यानी कि जिनको हम भाई का दर्जा देते हैं, जैसे खालिद बाजार साहब, इरफान खुसर साहब और सुहेल अहमद साहब, सुहेल अस्कर, अशरफ खान, इसी तरह काफ़ी लोग हमारा इनसे बड़ा प्यार मोहब्बत है। फिर उसके अलावा रंगीला साहब के साथ हम काम करते थे, वो बहुत मज़ा आता था। अल्लाह उनको जन्नत में आला जगह दे, आला मकाम दे। क्या बात थी। अच्छा, उस वक्त जब आप ड्रामा डायरेक्ट करते थे और जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं और वो ड्रामों में काम भी करते थे, तो सुना बड़े बड़े लोग, चीफ सेक्रेटरी हो गए, कुछ ऐसे सरकारी बड़े बड़े अफसरान भी ड्रामा अपनी फैमिली के साथ देखने आते थे। बिल्कुल। कौन लोग थे जो आया करते थे, ड्रामा पसंद भी करते थे? देखिए जी, उनमें हमारे इधर लाहौर आर्ट्स काउंसिल में जो कुछ सीटें होती थी सरकारी लोगों के लिए, उसमें जैसे लाहौर के चीफ सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, कोई मिनिस्टर बहुत बड़े, इस तरह कल्चर के मिनिस्टर और आला सेक्रेटरी जो होते थे, उनकी फैमिलीज आती थी। और बड़ा अच्छे सिस्टम होता था और लोग देखते थे, बिल्कुल इस तरह लगता था कि हम अपने घर के अंदर कोई खेल पेश कर रहे हैं। और ऐसे खूबसूरत के हॉल में इतनी खुशबू आती थी कि देख के तबीयत खुश हो जाती थी। और ऐसी जंट्री वो है, आज हमें लगता कि हमने कोई ख्वाब देखा था जो टूट गया। लेकिन आज जब ड्रामा चलता है, शुरू होता है, अभी 2 बंदे ही हॉल में एंटर होते हैं तो पहली आवाज़ आती है, ओए चलो आ जाओ। तो ऐसे लगता है पता नहीं हॉल में कोई लड़ाई हो गई। तो उस वक्त हाउस फुल होता था। तो यकीन करें कि हम हॉल में से देखते थे कि कोई है भी नहीं, अंदर देखना तो हाउस पैक होता और लोग विस्पर में बात कर रहे होते थे। और
उस वक्त देखें लोग भी कौन काम करते थे, मनवर सईद साहब, क्या बात है। मोइन अख्तर साहब, फिर उमर शरीफ साहब ने भी लाहौर में आगाज किया। उनके साथ मैंने एक आधा प्ले किया थिएटर का। लेकिन मोइन साहब के साथ मैंने बहुत प्ले किया। अच्छा, सुना जब ये लोग उमर शरीफ या मोइन अख्तर जब इन्होंने लाहौर आके ड्रामा करना तो सिर्फ ये आवाज़ देते थे स्टेज पे तो क्लैप शुरू हो जाती थी। मुझे याद है कि मैं प्ले कर रहा था मेरा लाल दुपट्टा, तो उमर शरीफ साहब कराची से लेट हो गए, तो एक दिन शो कैंसिल करना पड़ गया। फिर दूसरे दिन अतवार थी, मैं उस वक्त मुझे प्रोड्यूसर मैडम नहीं खान, उन्होंने कहा बुकिंग पे ज़रा देखना क्या लाभ, हाउस पैक हो गया लेकिन उमर शरीफ साहब आए नहीं, तो हम छुप गए। हमने कहा अगर वो ना आए तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। बाहर हमें किसी ने आकर जी उमर साहब की गाड़ी आ गई, वो आ गई। वाह। तो अंदर सब के ऐसे हुआ जैसे कोई बहुत बड़े नागहानी हादसे से बच गई। तो सिर्फ उमर साहब ने अंदर जाते ही तेजी से कहा कोई है, तो लोग खड़े हो गए। ऐसा मैंने अरूज बहुत कम लोगों को देखा। तो फिर उसके बाद ड्रामा, फिर हमारे अंदर खून की जैसे बोतल लग गई है खुशी से। लेकिन बहुत बिजनेस होता था, बहुत उसी से बहुत सीनियर ने पैसे कमाए, घर बनाया, बच्चों की शादियां की, सब कुछ, और बड़ा अच्छा मेहनत से काम करते थे हम लोग। आजकल तो मेहनत होती नहीं, आजकल रात को रेसल होती है 1 घंटा और दूसरे दिन ड्रामा शुरू। तो कैसा साहब उस वक्त जब ये लोग काम करते थे तो ख़वातीन का ड्रामे में क्या किरदार होता था? अब तो ज़्यादा रक्स को तवज्जो दी जाती है ख़वातीन की तरफ से, तो तब क्या किरदार कोई ख़ास अदा करती थी, लोग उनको पसंद भी बहुत करते थे? रूही बानो जो है वो किया करती थी। रूही बानो साहब ने हमारे साथ बहुत काम किया, वो ओरिजिनलिटी बड़ी थी उनमें, वो जो किरदार करते थे उसमें ढल जाते थे। ये एक्टर की सलाहियत होनी चाहिए कि वो उसमें ढल जाए, तो वो जो गेटअप जो किरदार होता था वो वही करते थे। आजकल एक मुलाजमा का रोल मिलता है तो वो इतना फैशन कर लेती है कि वो लगता है किसी बादशाह की मलका है नौकरानी, और बाद में बहाना बनाते हैं मेरी बेगम के मैंने कपड़े पहने हैं मुझे बड़े अच्छे लगे। बेगम कौन सी है जो आपको घर में इस तरह दुल्हन बना के रखेगी? तो ख़त्म हो गया। तो उस वक्त अगर वो एक वो क्या होती हैं वो जो ये आते हैं जो तपड़ी वास का रोल है, तो उसकी रंगत वो चाहिए तो वो मेकअप करना पड़ता था। मैंने रूही खान साहबा ने रूही खान साहबा ने सरवती कापा, वो बिल्कुल उसी तरह उन्होंने मेकअप करना, वो ड्रेस ढूंढना, उसी तरह परांदा पहनना, वो करना, तो लोगों के दिलों में उनके लिए इस तरह इज्जत होती थी जैसे हमारे फैमिलीज ख़वातीन। और कैसा साहब उस वक्त फिर जो ख़वातीन थी, जो बहुत बड़ा नाम कोई भी होता था वो स्टार के तौर पे जानी जाती, जैसे बिंदिया साहिबा ने बहुत साहिबा, क्या बात, शीबा हसन साहिबा, शीबा हसन साहिबा का तो नाम पढ़कर लोग कहते थे कि बस वो नाम पढ़कर ही हंसना शुरू हो जाते थे। तो ये लोग क्या बात है इनकी, ये अपने किरदारों से इनकी जो शोहरत है वो उनसे है। इन्होंने तो कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा ड्रामे में कोई डांस कोई म्यूज़िक कोई कुछ नहीं था, और वही लोग आज कामयाब भी हैं, उनके नाम भी हैं। अब तो खैर चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए, पहले एक पीटीवी था, वहाँ पीटीवी से भी लोग आते थे तो थिएटर से एक्टर को देखते थे कि ये बंदा थिएटर पे आया कैसा है, उसको वहाँ से ले जाते थे। इस तरह थिएटर से बहुत लोग टीवी की तरफ गए। फिर इसी तरह ये कोडू साहब की एक मिसाल है कि कोडू साहब शुरू में हमारे साथ एंट्रियाँ करते थे ड्रामे। हमने कहा यार जल्दी जल्दी एंट्री करो और चलो बस इनको 500 रुपया दें जी तो ये जाएं। तो एक दफ़ा सुहेल अस्कर साहब और आबद अली साहब के साथ मैं ड्रामा करने लाहौर से बाहर गया था 89 में। तो मुझे सुहेल अस्कर साहब रास्ते में मिले, बैठे हुए हम कोच में, कहते हैं कैसे यार मैं एक ड्रामा कर रहे हैं ख्वाहिश, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक मदारी का रोल कर रहे हैं, तो मैनू ना सॉरी मैं पंजाबी में बात फिर शुरू हो जाता। तो वो कहने लगे कि मुझे ना एक जमूरा चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा हमारे थिएटर कोई नॉर्मल चाहिए, अब नॉर्मल नहीं चाहिए। मैंने कहा हमारे थिएटर पे एक कोडू है वो बड़ा अच्छा है, वो नॉर्मल है और वो सही बात करता है। मैंने आया, कहते अच्छा फिर उसे टीवी पे भेजना। मैंने कहा कोडू साहब कल आपने इतने बजे टीवी पे जाना है, वहाँ सुहेल अस्कर साहब का पूछना है। कोडू साहब गए, उन्होंने टीवी वाले ने कहा और नहीं काका बच्चा चल तेरा कोई ना नहीं है। आके कहते जी बड़ी बेइज्जती, उन्होंने कहा कोई ना नहीं है दौड़ जा।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। मैं कहनी कोडू साहब तुसी जाओगे, तुसी कल जाना देखना। फिर सुहेल साहब का मुझे फ़ोन आया कि उसको भेजा नहीं। मैंने कहा कल गया था। कहते नहीं आज भेजो, उसका नाम लिखा हुआ। जब मैं भेजा मैंने कहा आज जाएं मेरी खातिर। तो ये गए वहाँ, तो जब वापस आया कहते जी वो तो रोल ही बड़ा अच्छा मुझे मिल गया है। हाँ, फिर उनकी ज़िंदगी बदल गई उस फिर वक्त से। कोडू साहब तो बस वो ऊपर थे, हम इस तरह उनको देखते थे ऐसा। लेकिन मुझे आज भी उस पर बहुत खुशी है कि हिट जब था कोडू, जब लोगों से 1 लाख रुपया ड्रामे का लेता था, मेरे ड्रामे में उसने सिर्फ कन्वेंस के तौर पे पैसे, वो भी मैंने जो दिया रखे, कहता नहीं जिस तरह करें। आज भी जब मैं कहूँ कोई भी काम वो आ जाता है सबकी, बल्कि मेरे साथ सबकी बड़ी मोहब्बत है।